सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बुआ जी। आहट सब लोग समझ गए हैं। आहट सब लोग समझ गए हैं। घड़ी टिक टिक करके बता रही है कि सखी सहेली कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया चुका है। अच्छा, तो हम और तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। हाँ। बहुत नई नई जानकारी आज संगीता बिटिया हमारी दे रही हैं भाई की सखी सहेली कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो भाई जाहिर है कि ये तो सबको पता है, ये पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि नहीं है भाई, कि अगर बुआ आ गई हैं तो जाहिर है कि सखी सहेली कार्यक्रम शुरू हो गया है। अपनी प्यारी प्यारी भतीजियों के साथ हाजिर हो जाते हैं, कभी कभी बहुरिया आ जाती हैं, लेकिन आज हमारे साथ हैं संगीता बिटिया। हम बता दे रहे हैं, तुमने नमस्ते कर दिया फिर भी हम बता दे रहे हैं। हाँ, जब जानकारी देना है तो हम दे देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी, है ना। हाँ हाँ। लेकिन आगे की जानकारी आप देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं नहीं बिल्कुल देंगे। आज असहयोग आंदोलन दिवस है, तो इस विषय में चर्चा अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम असहयोग करने बैठी हो हमारा? नहीं नहीं बिल्कुल सहयोग करेंगे। आपके साथ करेंगे, कार्यक्रम के साथ करेंगे, श्रोताओं के साथ सहयोग करेंगे पूरा। और श्रोता जो है ना, हाँ। केवल सहयोग की बात है अगर, तो श्रोताओं से भी हम पूरे पूरे सहयोग की उम्मीद भी करते हैं। और भाई उम्मीद तो वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% ये बात सही है कि श्रोता हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज बड़ा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम है, क्योंकि जैसे तुमने कहा ना कि असहयोग आंदोलन दिवस है, तो वहीं लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। विश्व स्तनपान सप्ताह, जी जी, है ना। और हाँ जी बिल्कुल, विश्व स्तनपान सप्ताह है, तो उस विषय में भी बात करेंगे। और साथ ही गीत मंजरी भी है बुआ जी। तो आज कहाँ चलने वाले हैं भाई? हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि पर्यटन का तो दिन है नहीं, फिर कहाँ चलने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी हम कश्ती पर सवार होकर गीत मंजरी का ये सफर तय करेंगे। हाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? हाँ, लोकमान्य तिलक जी जी, तो उनकी पुण्यतिथि है आज। लोकमान्य तिलक का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गांव चिखली में उनका जन्म हुआ। बचपन से कुशाग्र बुद्धि के तिलक भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रबल पक्षधर थे। वे स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। उन्होंने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये बात बिल्कुल सही बात है, और ये हम आज तक उनके इस नारे को याद रखते हैं। युवा होने पर लोकमान्य तिलक जी ने शिक्षण संस्था में गणित पढ़ाया, अपनी संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की, अंग्रेजी में मराठा, मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, और अंग्रेजी शासन की दोहरी नीतियों की आलोचना की, और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की इन्होंने। जी, और अंग्रेज सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल की जोड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना गया। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। वैसे 1890 में लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान इनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी और इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली, जिसका उद्देश्य भारत में स्वराज की स्थापना था। अच्छा, कई महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए जो आज भी हमारे साथ हैं, जैसे कि पूरे भारत की लिपि जो है, उन्होंने कहा कि देवनागरी होना चाहिए, इसका समर्थन किया। आज हम देख रहे हैं। वहीं जो हम गणेश महोत्सव मनाते हैं, इसकी भी स्थापना उन्होंने ही की। पूर्ण स्वराज की मांग जब उन्होंने की, तो महाराष्ट्र में जन जागृति के लिए
कि जन जागरण हो, लोग जागरूक हों, इसके लिए गणेश उत्सव मनाना शुरू किया और जो बदस्तूर कायम है और बल्कि बहुत धूमधाम से आज भी मनाया जाता है। तो ये एक तरह से एकता की निशानी है, हमें एकजुट होने का संकल्प करने के लिए आह्वान करते हैं हम लोगों का और एक उत्साह के साथ, उत्सव के साथ एकजुट हो जाते हैं। और वे भारतीय जनमानस के बीच नायक माने जाते थे। इन्हीं सब कारणों से एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। जी, सन 1919 में कांग्रेस के अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो स्वदेश लौटे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन में अपना योगदान देते रहे। 1 अगस्त 1920 में बंबई में उन्होंने आखिरी सांसें ली। लोकमान्य तिलक ने वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या को लेकर जेल में लिखी गई गीता रहस्य सर्वोत्कृष्ट है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। जी, तो हम स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्य स्मृति को शत शत नमन करते हैं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो भाई नेता का काम होता है कि लोगों को रास्ता दिखाना और इंसाफ की डगर पर चलना। और इंसाफ की डगर पर जो चलता है, हमें लगता है कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य पर पहुंचता है और हम उन्हें याद करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ। जी जी जी, है ना। जैसे कि आज हमने लोकमान्य गंगाधर तिलक जी को याद किया, उन्हें नमन किया। और अब बात आती है असहयोग आंदोलन की। आज इसका भी इसी दिन शुरू हुआ था जी ना? जी 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 1920 में। हाँ,
1 अगस्त 1920 को जो है ये आंदोलन शुरू हुआ। और वैसे बुआ जी 19 मार्च 1919 को भारत में रॉलेट एक्ट को समर्थन न देने हेतु एक जन आंदोलन का आह्वान किया गया, जिसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बने इस एक्ट का सरकारी नाम जो है वो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था, जिसकी मंजूरी केंद्रीय विधान परिषद ने दी। यानी कि यही था आंदोलन जिसके लिए असहयोग करके इसका विरोध किया गया कहना चाहिए। और जी। इसकी शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेना जो अलग है उसको जगाए रखने के लिए इसको शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित इस एक्ट के नियम के अनुसार आंदोलन या किसी अन्य गतिविधियों में दोषी पाए जाने पर बिना मुकदमे, बिना किसी सुनवाई के ही जेल में बंद करने का प्रावधान था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए किसी उच्च न्यायालय में अपील के अधिकार से भी सबको वंचित कर दिया गया था। किसी भी व्यक्ति को कारावास देने का सरकार ने अधिकार सुरक्षित रख लिया था। जी, और इस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों को खत्म करने और राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया, जिसके विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहते हैं, इसका विरोध भारतीय सदस्यों ने भी किया। फिर भी ये विधेयक पास किया गया। मदन मोहन मालवीय के साथ कुछ और सुधारवादी राजनीतिज्ञों ने इसके विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्यागपत्र भी दिया। भाई देखो, ऐसा है ना कि ये एक्ट ऐसा था कि ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सांस लेना मुश्किल हो जाए जिसका, है ना, जी, बिल्कुल। कि सरकार का जो मना है वो करे और न्यायपालिका उसमें दखल नहीं दे सकता। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका होती ही इसीलिए कि व्यवस्थापिका व्यवस्था करे, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन कराए। फिर कहीं कोई दिक्कत आती है या कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो न्यायपालिका या ये दोनों निरंकुश हो जाएं तो न्यायपालिका जो है वो उन पर एक तरीके से अंकुश लगाती है। जी। लेकिन जो ये था एक्ट, इसके हिसाब से तो सारे अंकुश खत्म थे। तो जाहिर है कि फिर देशव्यापी हड़तालें हुई, जुलूस के माध्यम से लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया। 24 जनवरी 1919 में महात्मा गांधी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया, जिसमें यह शपथ ली गई कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही किया जाएगा। देश भर के हर वर्ग के लोगों का सहयोग इस आंदोलन में मिला। सब लोग एकजुट हो गए। जी, और पूरे भारत में आंदोलन ने जोर पकड़ा। दुकानें, बाजार, स्कूल, रोजमर्रा की सेवाएं बंद होने से आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही स्थितियां चरमरा गईं। पंजाब में विशेष रूप से आंदोलन का विरोध देखा गया, क्योंकि इस प्रांत से तमाम भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध किया था और विजयश्री भी मिली। भारतीय नेताओं और क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई। भारतीय लोगों ने गांधी जी ने फिर लोगों से अपील की कि सभी असहयोग का ठीक तरह से पालन करें तो भारत को अवश्य ही 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो सकता है। तो फिर इस तरह से किसानों, श्रमिकों और आदिवासी भाइयों बहनों का भी खूब सहयोग मिला सभी को। ये आंदोलन इतना तीव्र था कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। लोग घबरा गए, यानी अंग्रेज शासक जो थे। समय की नज़ाकत को देखते हुए इस आंदोलन से संबंधित सभी गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन किया जाने लगा। फिर जाहिर है कि वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गए और गांधी जी ने भी ये दिखा दिया कि किस तरह से बिना मतलब एक तरीके से विरोध दर्ज करने का एक तरीका था कि हम बस सहयोग नहीं करेंगे और हम इसके प्रबल विरोध में हैं, हिंसा नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका था, ये अलग अलग तरह का अपने आप का एक आंदोलन था जैसे कहना चाहिए। और इसीलिए पूरा देश एकजुट हो गया। हाँ, और अब बुआ जी ले लेते हैं एक अंतराल। बिल्कुल।
देखो भाई, आज का दिन ऐसा है ना कि लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे, हमारे साथी लिखकर भेजे हैं, वे भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तोमी मिळवणारच, यानी स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, तो बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। और बुआ जी, एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने समय के प्रमुख 2 समाचार पत्रों को निकालने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे और आज ही के दिन उनकी पुण्यतिथि है। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप विदेशी सामानों की होली जलाई गई और स्वतंत्रता ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया उन्होंने और उन्हें शत शत नमन करते हैं। ऐसा तो भाई, इस तरह से हमारे सभी साथी याद कर रहे हैं तिलक जी को, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथियों ने लिखा भी है, पुण्यतिथि 23 जुलाई 1656 जन्मदिन और 1 अगस्त 1920 मुंबई में पुण्यतिथि इनकी। तो इस तरह से सभी कह सकते हैं ना कि आज़ादी की खातिर के लिए, संघर्ष के लिए लोगों के एकजुट होने की आवश्यकता महसूस की गई, लेकिन लोगों को का एकजुट होना मुश्किल था। तब आज से इतने वर्ष पहले बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े स्तर पर 10 दिनों तक पंडालों में आयोजित करने की घोषणा की। धार्मिक स्तर के कार्य समझकर सरकार की नजर नहीं पड़ी और तिलक ने गणेश जी को साध्य बनाकर भारतीय जनता में अलख जगाने का प्रयास किया और यहीं से आरंभ हुआ गणेश चतुर्थी का, जिसे आज भी प्रतिवर्ष पूरे भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, और बड़ी सारी भीड़ भाड़ होती है। हाँ, तो ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। ऐसे ही हमारे सभी साथियों ने देखो ऐसे ही इसके बारे में भी लिखकर भेजा है, असहयोग आंदोलन के बारे में, कि अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और स्कूल कॉलेज आंदोलन के दौरान जो थे स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल कॉलेज में जाना छोड़ दिया था, वकीलों ने अदालत में जाने से इनकार कर दिया, कई कस्बों और शहरों में कामगार हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, डिटेल, तो सभी ने बहुत जानकारी दी है। तो एक देशभक्ति गीत सुनते हैं जी।
बुआ जी, देशभक्ति की जो एक लौ है ना, जी। उसे हमेशा जलाए रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। हर दिल में हाँ। रहता है, बस उसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि जब हम बच्चों को देते हैं, परवरिश करते हैं उनकी, तो उन्हें बराबर इस तरीके की कहानियां सुनानी चाहिए जो हम बातें कर रहे हैं। हाँ, हाँ। कहीं ना कहीं ये सारी बातें बताना चाहिए, उनको भी ये एहसास हो कि किस तरह से हमने आज़ादी पाई या हमारे देश का इतिहास क्या रहा है ना। और गौरवशाली जो बातें हैं वो ज़रूर बतानी चाहिए, जिससे कि वो फक्र महसूस करें कि हमारे पुराने नेता लोग और जो लोग थे, वीर थे, सेनानी थे, वो कैसे थे, है ना। हाँ, और और उनसे- क्योंकि देखो, माँ जो है वही बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। जी। पाठशाला, पूरी पूरी पाठशाला होती है अपने आप में, है ना। पूरी पाठशाला होती है। जी। और बुआ जी, जितने भी संस्कार होते हैं माँ के, कहते हैं ना, मातहत ही होते हैं। बिल्कुल सही जी, बात है। हाँ, बचपन से ही मिल लेकर जाते के। हैं जी उसको। जी 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 जी। तो बहुत जरूरी है। अच्छा, बचपन से मिलते तो हैं, लेकिन हाँ। ये सारे संस्कारों के साथ साथ बच्चे की सेहत का ख्याल रखना भी तो माँ की ही जिम्मेदारी होती है ना। जी, तो आज विश्व स्तनपान सप्ताह है। तो 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया जाता है बुआ जी, कि प्रत्येक वर्ष। और घर में ही रह रही जो महिलाएं हैं या फिर कामकाज के लिए जो बाहर जाती महिलाएं हैं, उनमें स्तनपान संबंधी जो बातों को लेकर जागरूकता रहे, यही इस दिन को मनाने के पीछे का लक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी कार्यालय हो, विभिन्न संस्थाएं हैं, महिलाओं को इस लिहाज से सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उन्हें पूरा ऐसा माहौल दिया जाए कि उन्हें कहीं परेशानी ना हो, कहीं उलझन ना हो, कहीं तनाव ना हो कि बच्चे को उन्हें दूध पिलाना है ना। उन्हें कहीं शर्म महसूस नहीं करना चाहिए, ये भी हम कहेंगे। अब तो अक्सर देखा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म आदि पर भी एक कमरा अलग से होता है कि यहाँ पर जाकर माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। हाँ। तो उसमें भी अगर आप जा रही हैं तो आप बिल्कुल संकोच ना महसूस करें कि हम जाएं नहीं जाएं, या आपको कहीं पर भी, क्योंकि ये एक तो बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि माँ का दूध जो होता है हर दृष्टि से सर्वोत्तम होता है। जी, और कोई कोई जो संस्थाएं होती हैं बुआ जी, अगर घर पास में है तो आजकल ये भी देखा जाता है कि जो अंतराल होता है उसमें वो जाने के लिए बिल्कुल अभी मनाही नहीं होती है, कि अगर घर पास में है तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे WHO के अनुसार नवजात शिशु के लिए माँ का पीला गाढ़ा दूध बेहद आवश्यक है। इसमें कैल्शियम रूप में ये एक प्रकार का संपूर्ण आहार होता है, जिसे शिशु के जन्म के 1 घंटे के भीतर देना चाहिए। हमारे साथी भी लिखते हैं कि विधाता शिशु जन्म के साथ साथ उसके भोजन का भी इंतजाम कर देता है, माँ के दूध के रूप में भेज देता है। माँ का सबसे पहला दूध कभी भी बेकार नहीं जाने दे, वो बच्चे के लिए अमृत के बराबर होता है, बहुत गुणों से भरपूर, प्रतिरोधक शक्ति से परिपूर्ण होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए सुपाच्य, हल्का होता है। कम से कम 1 साल तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। जी, और इस बात को लेकर के जो जागरूकता है वो भी होनी बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से ये दिन मनाया जाता है। इस पर हम लोग बातचीत करते हैं, और कुछ एक जो सरकारी जगहें हैं या जो कुछ जो प्राइवेट संस्थान भी हैं, तो वो भी इस सिलसिले में जो सेमिनार वगैरह होता है बुआ जी, वो आयोजित करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जो नर्सेस वगैरह रहती हैं वो इस बात का खास ध्यान दिलाती हैं, और कम से कम 6 महीने तक जो स्तनपान है वो ज़रूरी है शिशु के लिए। 2 साल तक स्तनपान के साथ साथ शिशु को पौष्टिक आहार भी देना चाहिए, जैसे कुछ पतली दलिया, खिचड़ी, ये सब वीनिंग फूड जिसे कहते हैं, यानी कि साथ में जो कहते हैं ना कि सपोर्टिंग जो खाना होता है वो भी देना चाहिए। शुरू कर देना चाहिए 6 से 7 महीने तक, लेकिन पूरी तरह से स्तनपान तो कराना ही चाहिए। इसके पीछे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कराने से शरीर में दिक्कत हो जाती है, बल्कि इससे तो माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। बच्चे का तो रहता ही है, सबको पता है, लेकिन इससे माँ का भी स्वास्थ्य बहुत ठीक ठाक रहता है। जी, और रोग प्रतिरोधन जो क्षमता है बुआ जी, वो भी बच्चों में ज्यादा हो जाती है इससे। तो जिस वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें संक्रमण बहुत जल्दी फैलने की संभावना होती है, तो उससे वो बचे रहते हैं। बिल्कुल। एक गीत सुन लें बुआ जी।
मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। इसी तरह एक दूसरी चीजें सब एक ही तरह से समाहित हैं बुआ जी, और कुल मिलाकर ये सुंदर सी सृष्टि की रचना होती है। और इसी का एक हिस्सा जो है वो हम लोग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सभी हैं। हाँ, लेकिन पक्षी प्रकृति भी को हैं। तो हम लोग अपना हिस्सा जो है ना वो सब बड़े कायदे से रखते हैं, लेकिन जो प्रकृति का हिस्सा है जिससे कि सीधे सीधे हमें कोई मतलब नहीं है, हाँ। वो बस छोड़ देते हैं, ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे एक साथी लिख रही हैं कि विदेश में महिलाएं नौकरी पर जाती हैं, वे बोतल में स्टोर करके फ्रिज में रख देती हैं दूध। जो घर में देखभाल करता है वो दूध पिलाता रहता है इससे, जिससे नौकरी भी चल रही है और बच्चों को माँ का दूध भी मिलता है। मैंने अपनी बेटी को ये करते देखा है। 15-15 दिन तक फ्रीजर में रखा रहता है। वैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सुविधा है तो आप अगर तुरंत पिलाते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी जी जी। है ना। और वहाँ शायद बहुत दूरियां बहुत हैं, काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो जहाँ पर जैसी सुविधा हो उसको वैसे ही करें, लेकिन दूध जरूर पिलाएं। है ना? जी जी। अब एक अंतराल बुआ जी। बिल्कुल।
धीरे धीरे सफर तय हो रहा है बुआ जी। तय हो रहा है, आधा निकल गया और अब समय आ गया है कि हम कश्ती पर सवार हों और गीत मंजरी की यात्रा पर निकल पड़े। हाँ, तो उषा की किरणों ने लालिमा फैलाई, नई अरुणिमा से पूरी धरती पे जैसे प्राणवायु का संचार हुआ। फूल खिले, कलियां मुस्काईं, झरनों तालाबों के किनारे पक्षियों का कलरव और मंदिरों के शंखनाद से दिशाएं गूंज उठी। रात भर चांदनी की शीतल किरणों से नहाई वो नदिया की जलधारा, वो कच्चे पक्के तट और इन तटों पर मंद मंद हिलोरें लेती कश्ती। शांत मन से वो भी शायद कर रही इस सुहानी भोर का इंतजार। कोई नौका कहता, कोई नाव, कोई कश्ती, कोई नैया, कोई डोंगी तो कोई पनसुइया। पानी की हिलोरों से जागी जागी सुहानी भोर को जैसे करती है प्रणाम, कभी अपने ही तट को निहारती, कभी कश्तियों को, तो कभी उन पंछियों को जो उनके आगोश में इधर उधर बैठते हैं फिर उड़ जाते हैं। एक छोर से बंधी टकटकी लगाए शायद बाट जो होती है मल्लाह की कि जाना है उस पार, तभी कोई आवाज देता है, आवो रे तोहे नैया पुकारे, जाना है उस पार, आवो रे तोहे नैया पुकारे, जाना है उस पार। कश्ती का दिल धड़का, यूं लगा कि इस क्षण का उसे भी था बेसब्री से इंतजार। ये आवाज थी किसी मल्लाह की। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना
चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तट के एक छोर से बंधी काठ की कश्ती जलधाराओं को छलकाती है। छोटे बड़े बूढ़े जवान औरतें बच्चे धीरे धीरे कश्ती में सवार होते गए। खेवैया ने बड़े हुनर से एक एक कर सबको बैठाया, लंगर से रस्सी हटाई, नाव को सहारा दे छोर पे लाकर कश्ती पर सवार हुआ। पतवार हाथ में ली और पानी को इस पतवार से हटाता चल दिया मंजिल की ओर। और हवाओं के रुख को पहचान नदिया की गहराई को मन ही मन में नापता हुआ हौसलों की पतवार को थामे आगे बढ़ता चला। मौसम और बादलों के रुख को अनदेखा कर खुद पर भरोसा दृढ़ कर चलता चला अपनी हिम्मत पर भरोसा करके। फैसला अडिग था, इतनी जिंदगियों के बीच धारे लेके चला। जो पानी गहरा हुआ तो क्या, जो तूफान आए तो भी क्या। बीच में आ पहुंचा, मझधार आ पहुंचा, जहां से नदी का तट अब बेहद दूर नजर आता था। मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना है, कश्ती से एक अनकहा वादा निभाना था। वक्त की धार, समय की चाप और चढ़ता सूरज ही सफर के साथी थे। चढ़ता सूरज ही सफर के साथी थे। लोगों को दिखाई देता था तो बस वो किनारा, वो पतवार, वो नदिया, वो धार। न दिखाई दिया तो बस मांझी जो पार लगाता है। ये टूटी फूटी नाव, ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ गोरिया रे, ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। नैया तो हमारा घर आंगना, इससे ही पाना और मांगना। नैया तो हमारा घर आंगना, गोरी ये दुआएं करना जरूर, माझी से नैया हो नहीं दूर। हो गोरिया रे, सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। सबको किनारे पहुंचाएगा, माझी तो किनारा तभी पाएगा। सबको किनारे पहुंचाएगा, गहरी नदी का और न छोड़, लहरों से ज्यादा मनवा में शोर। गोरिया
से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। अपना तो नित यही काम है, आने जाने वालों को सलाम है। अपना तो नित यही काम है, कभी कभी आना इस नाव में, एक घर तेरा है मेरे गांव में। ओ गोरिया रे, सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। हौले हौले डोलती मुसाफिरों की बाट जो होती उन्हें आखिरकार तट तक ले आई, पार उतारा सबको और फिर तन्हा हो गई। माझी ने फिर आवाज लगाई, आओ रे तुहे नैया पुकारे, जाना है उस पार। और एक बार फिर मुसाफिरों को सवार करती चली, उसी तट पर लौटी जहां से आई थी। तूफान की धारा को समेटती, सूरज चांद तारों को अपना हमसफर बनाती। ये महज एक कश्ती, एक नाव ही नहीं अपितु जीवन का सार है। यूं तो दो तट कभी मिलते नहीं जैसे सुबह शाम, लेकिन इनके बीच रहती ये कश्ती सेतु का काम करती है। चाहे अड़चने कोई भी आए, हौसलों की पतवार को थामे चलती जाती है। इसी कश्ती से बंधा एक अनकहा रिश्ता, बचपन में वो हल्की सी बारिश से भी मन का चंचल हो जाना, वो पहले से ही कागज की कश्ती बनाना और बारिशों में अपने संगी साथियों के साथ जलधारा की ओर दौड़ पड़ना। कोई छोटी कश्ती बनाता तो कोई बड़ी बनाता, दिलो जान से प्यारी होती थी वो कश्ती, वो अनमोल कश्ती, तमाम उम्मीदों उमंगों की बेपतवार कश्ती। उसे पानी में तैराना अच्छा लगता था, उसके पीछे पीछे चलना, उसके आगे बढ़ने के साथ बढ़ना, रुकने के साथ ठिठक जाना, और कहीं अगर डूब जाए तो दिल का बैठ जाना, कहीं किनारे पे लग जाए तो दिल का बेचैन हो जाना, फिर नन्हे नन्हे कदमों से घर लौट आना। याद आता है वो सब कुछ। कागज की
उसके रंग सजीले। देखो देखो गगन की बहार, रंगों का लगा है बाजार। ओह दुनिया दिखे टुकुर टुकुर, खेलिए टुकुर टुकुर, वृष्टि पड़े टापुर टुकुर टापुर टुकुर। सोना करे झिलमिल झिलमिल, हंसे कैसे खिलखिल, आहा आहा वृष्टि पड़े टापुर टुकुर, टिप टिप टापुर टुकुर, वृष्टि पड़े टापुर टुकुर टापुर टुकुर। कश्मीर की सफ़ेद बर्फीली वादियां और डल झील में तैरती पारंपरिक छोटी कश्ती जिसे शिकारा कहते हैं, फूलों के रंग में नहाई कश्मीर की नरम वादियों में जब शिकारे चलते हैं तो कुदरत के बेहिसाब नूर को अपने में समेट लेते हैं। इन पहाड़ी बर्फीली वादियों की सैर कराते हैं, कभी फूलों के गुलिस्तान से नजर आते हैं। घनी रात के साए इनमें तन्हाई और चांद का दीदार सुहाना लगता है। सुकून इतना कि लगता है कि जिंदगी यहीं ठहर जाती तो अच्छा था। इन सुंदर वादियों का, इन झीलों का, इन बर्फीले पहाड़ों मैदानों के सौंदर्य की कल्पना बिना इस शिकारे के कैसे की जा सकती है जो यहाँ फूलों के तैरते बगीचे की तरह नजर आते हैं। कश्ती कश्ती जीवन के सार को अपने अंदर समाये जल धाराओं के बीच अपने सफर को तय करती है। समय की लहरों पर सवार होकर कश्ती थपेड़े खाती हुई हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। कश्ती धीरज धरना सिखाती है, दुखों के बादलों से संघर्ष करना सिखाती है, या यूं कहें कि परेशानियों के भंवर से बचना सिखाती है। कश्ती इस सार गर्भित जीवन में भी अच्छे कर्म की पतवार थामे जीवन रूपी नैया से इस भवसागर को पार किया जा सकता है, और ये कश्ती भवसागर से पार उतारती है और कश्ती को फिर किनारा मिल जाता है। दूर है किनारा, दूर है किनारा, गहरी नदी की धारा, टूटी तेरी नैया माझी, खेते जाओ रे ये नैया, खेते जाओ रे, दूर है किनारा। आंधी कभी तूफान, कभी मझधार, ओ माझी रे, माझी रे। आंधी कभी तूफान, कभी मझधार, जीत है उसी की जिसने मानी नहीं हार, माझी खेते जाओ रे, दूर है किनारा।
खेत जाओ रे दूर है किनारा। डूबते हुए को बहुत है इनके का सहारा। ओ माझी रे, माझी रे, डूबते हुए को बहुत है इनके का सहारा। मन जहाँ मान ले माझी, मन जहाँ मान ले माझी, वही है किनारा माझी। खेत जाओ रे दूर है किनारा। गहरी नदी की रे धारा, टूटी तेरी नैया फिर भी। खेत जाओ रे ये नैया, खेत जाओ रे ओ माझी, खेत जाओ रे। तो ये था जीवन का सार लिए चलती हुई हमारी कश्ती। संगीता बेटा, एक बात तो है कि ये जो बच्चों की बात हुई कि कागज के नाव लेकर चलते हैं, दौड़ते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं आजकल बारिश में निकलते हैं तो कहीं भीग जाए तो घर आकर अच्छे से हाथ पैर धो लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और बच्चों को भी कश्ती चलाने दें, थोड़ा थोड़ा चलाने दें। बिल्कुल चलाने दें, लेकिन बारिश में कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे हम अगर पैदल चल रहे हैं, रास्ते में पानी अगर लगा हुआ है कहीं, तो अगर आप पैदल चल रहे हैं तो इतना संभल कर चलिए कि कोई वाहन अगर बगल में से जा रहा है तो उसका छिट्टा आपके ऊपर ना पड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल। पानी की बौछार, बारिश, ये सभी चीज़ों से सतर्क रहना हमें सिखाते हैं। और बुआ जी, हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है कि कश्ती का बड़ा खामोश सा ये सफ़र था, और शाम भी है, तन्हाई भी है, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई। तो लहरों की शहनाई पर ही कश्ती कुछ इसी तरह से सवार होती है। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि हम भी कश्ती में सवार होकर पार जा रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, कोई क्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, कर सकते हैं। कश्ती की सवारी तो जरूर करनी चाहिए, पार जरूर जाना चाहिए। और ये सफर भी ऐसा होता है बुआ जी कि लगता है कि भाई जहाँ से चले हैं फिर घूमा फिरा जाए, खूब मन नहीं भरता है। मन नहीं भरता है, लेकिन घूम फिर कर तो फिर हमें घर आना ही पड़ता है। हाँ। तो तभी मन को सुकून में मिलता है ना, जब हम फिर अपने घर लौट आते हैं। चाहे कितना भी घूमे फिरे, घर तो देखो घर ही होता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, घर होता है, आराम आता है वहाँ, मन अच्छा लगता है। और एक चीज और भी है ना बुआ जी, कि जो बहुत सारे वाहन होते हैं वो बड़ी तेज गति से देखे जाते हैं, लेकिन कश्ती की अपनी एक अलग ही जो है रफ्तार है। हाँ, रफ्तार है। और जब तेज रफ्तार वाहन जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि भाई बहुत तेज जा रहा है, लेकिन कश्ती तो बहुत धीमे जा रही है। लेकिन फिर भी मजा जो है वो कश्ती में ही ज्यादा, पता नहीं क्यों आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ पानी होता है और जो लहरों में हिचकोले खाती है, वो जो धीरे धीरे हौले हौले जो मन को डुलाती है, कहना चाहिए, मन भी उसी तरह से आंदोलित होता है और कहीं ना कहीं झूमने लगता है ना। और अब कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो रहा है बुआ जी, तो सभी को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली